इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 अध्याय 4 जाति धर्म और लैंगिक मसले भाग 6, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत के सामाजिक और धार्मिक विविधता। इसके पहले मैं बता दूं, ये 4 से 5 पार्ट में खत्म हो जाता है, लेकिन जरूरत है आपको धर्म, राजनीति, लिंग, जाति को समझाने का, समुदाय को समझाने का, इसलिए इसमें समय लग रहा है। और आप भी जानते हो कि आपको ये बेखूबी समझ में आ रहा है, अच्छा तरीके से समझ में आ रहा है। तो चलिए ऐसे ही समझाते हैं, बताते हैं और भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता को जानने में मदद कर देते हैं आपकी। जनगणना में प्रत्येक 10 साल बाद, पहला पैरा पढ़ रहा हूं, जनगणना में प्रत्येक 10 साल बाद सभी नागरिकों के धर्म को भी दर्ज किया जाता है। 10 साल पर जनगणना होता है। जनगणना 2023 में हुआ है पूरे विश्व में नहीं, अपने भारत में। भारत की भी नहीं पता है, उत्तर प्रदेश और बिहार में तो हुआ ही है। जनगणना विभाग के आदमी घर घर जाकर अनेक लोगों के उनके बारे में सूचना जुटाते हैं। और जनगणना विभाग के आदमी नहीं होते, वो सरकारी स्कूल के मास्टर होते हैं, सरकारी स्कूल के हेडमास्टर होते हैं। तो ये सब फालतू की बात होती है कि जनगणना विभाग कुछ नहीं, मास्टर जी होते हैं लोग। तो ये लोग जाकर घर घर जाकर आपका सब लिखते हैं। आपकी तो बड़का बड़का चार्ट आया था लिखने के लिए। मेरी भी माँ हेडमास्टर है सरकारी स्कूल का, तो इसलिए उनको भी ये काम करना पड़ा। और ये काम वो नहीं कर सकती हैं क्योंकि वो लोग, इन लोगों का ट्रेनिंग तो हुआ नहीं था। फिर भी बड़े भाई मेरे गए थे और ये सब जाकर मिलजुल कर वहां पर करवाए काम को। अगर कोई कहता है कि वह नास्तिक है, अगर कोई भी आदमी कहे कि वह नास्तिक है या किसी धर्म को नहीं मानता, तो फॉर्म में भी इसे वैसे ही दर्ज कर लिया जाता है। अभी का जो जातीय जनगणना को देखोगे तो उसमें बहुत लोग का लिखेगा ऑदर, मतलब ये किसी जात के नहीं है। इस कारण देश में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों की संख्या और उनके अनुपात में आए किसी बदलाव के बारे में हमारे पास विश्वसनीय सूचनाएं हैं। नीचे दिए गए पाई चार्ट, अगर नीचे दिए गए जो चार्ट जो नीचे मिलेगा उसे आपको बताते हैं। नीचे दिए गए पाई चार्ट से देश के 6 प्रमुख धर्मों समुदायों की आबादी के अनुपात का पता चलता है। कैसे मिलेगा? नीचे डोंट वरी। आजादी के बाद से प्रत्येक धार्मिक समुदाय की आबादी तो काफी बढ़ी है। आजादी के बाद से जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गया, पर कुल आबादी में उनका अनुपात ज्यादा नहीं बदला है। प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो 1961 के बाद हिंदू, जैन, ईसाई समुदाय का हिस्सा मामूली रूप से घटा है, जबकि मुसलमान, सिख, बौद्धों का हिस्सा मामूली रूप से बढ़ा है। कैसे में देख लो, पहले का मुसलमान जनसंख्या कितना था? कम था, अब बढ़ गया। सिख जनसंख्या कितना था? बढ़ गया। और उसके बाद से है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म पहले मानने वाले कम थे, अब ज्यादा बढ़ गए हैं। हिंदू धर्म मानने वाले अब धीरे धीरे कम होकर भटक रहे हैं। जैन धर्म वाले भी भटक रहे हैं, ईसाई धर्म वाले भी भटक रहे हैं, लेकिन ये 3 धर्म आगे चल रहा है। एक आम लेकिन भ्रांत धारण यह है कि एक ऐसा भ्रम है कि देश की आबादी में मुसलमानों का प्रतिशत इतना बढ़ जाएगा कि दूसरे धर्म समुदाय उससे पीछे हो जाएंगे। यहाँ पर माना जा रहा है कि मुसलमानों की जनसंख्या इतना बढ़ जाएगा भारत में कि बाकी धर्म के लोग कम हो जाएंगे। इसीलिए सरकार को भी सोचना पड़ता है कि भैया कानून लगाओ कि लोग इस पर सहमति बनाएं। प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त उच्च स्तरीय समिति, प्रधानमंत्री के द्वारा जो उच्च स्तरीय समिति बनाया गया है, इसे 4 समिति के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? इसे सच्चार समिति। सच्चार समिति क्या होता है? लोगों के बारे में सारी जानकारी रखने का समिति के नाम से जाना जाता है। समिति के आकाल से स्पष्ट होता है कि मुसलमान आबादी का अनुपात थोड़ा जरूर बढ़ेगा, लेकिन अगले 50 सालों में भी जितने तेजी से बढ़ रहे हैं 3 से 4% तक ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। इससे साबित होता है कि एक व्यापक पहलू पर विभिन्न धार्मिक समुदायों के अनुपात में कई बड़ा उलटफेर नहीं होने वाला है।
यदि बात प्रमुख जाति समूहों पर लागू होती है, अगर कोई भी बात अगर जाति समूह पर लागू होता है, जनगणना में सिर्फ दो विशिष्ट समूहों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की गिनती अलग से दर्ज की जाती है, तो इन दोनों बड़े समूहों में ऐसे सैकड़ों जातियां और आदिवासी समूह शामिल हैं जिनके नाम सरकारी अनुसूची में दर्ज किया गया है। सरकारी अनुसूची जाति में अनेकों सैकड़ों जाति के लोग होते हैं और अनुसूचित जाति में भी बहुत सारे आदिवासी लोग होते हैं। इसी के चलते इनके नाम के साथ अनुसूचित शब्द लगाया जाता है। अनुसूचित जाति में जिन्हें आम तौर पर दलित कहा जाता है, अनुसूचित जाति जो होते हैं उन्हें दलित कहा जाता है। सामान्यतः वे हिंदू जातियां आती है, सामान्यतः वह हिंदू के अंदर आते हैं जिन्हें हिंदू सामाजिक व्यवस्था में अछूत माना जाता था और हिंदू सामाजिक व्यवस्था उसको अछूत मानती थी। इन जातियों के साथ भेदभाव किया जाता था और उन्हें तिरस्कार के दृष्टि से, नफरत के दृष्टि से, छोटे भाव की दृष्टि से, हीन भावना की दृष्टि से उन्हें देखा जाता था। अनुसूचित जनजाति में उन्हें आमतौर पर आदिवासी कहा जाता है और अनुसूचित जनजाति को आमतौर पर आदिवासी कहा जाता है। वे समुदाय शामिल हैं जो अमूमन पहाड़ी और जंगली इलाकों में रहते हैं। जो पहाड़ और जंगली इलाके में जो रहते थे उनको अनुसूचित जनजाति मतलब आदिवासी कहते हैं। और जिनका बाकी समाज से ज्यादा मेल जोल नहीं था। 2011 में देश की आबादी में अनुसूचित जातियों का हिस्सा 16.6% और अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा 8.6% था। कब? 2011 में। अभी बढ़ा है। आप यहाँ पर देखो, नीचे लिखा गया है, जनगणना में अभी तक अन्य पिछड़ी जातियों की गिनती नहीं की जाती है। अब देख लिया जाए कि पिछड़ी जातियों की गिनती नहीं की जाती थी। रास्ता है नहीं, घर है नहीं, तो जी गिनती किसका करोगे? मौसा का थोड़े करोगे। उनकी चर्चा हमने 9वीं कक्षा में की थी कि गिनती क्यों नहीं करना है, क्योंकि वहां पर जाने के लिए रास्ता ही नहीं मिलेगा। जाओगे कहां से? गिनती कैसे करोगे? लोग भाग जाएंगे बताने के डरे। अगर लोग डरते थे। पूरे देश में उनकी आबादी कितनी है, पूरे देश में अनुसूचित जनजाति कितने हैं, ये कोई बता नहीं सकता। अभी के आंकड़े में बताया जा सकता है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 2004-5 के अनुमान है कि इसकी आबादी करीब 41% है। कितना है? 41%। इस प्रकार मुल्क की आबादी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों का हिस्सा लगभग 2/3 तथा हिंदुओं की आबादी का लगभग 3/3 है। कितना है? 3/3 हिस्सा किसका है? पिछड़ा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। पिछड़ा और अति पिछड़ा 2 जाति आता है और दलित एक्स्ट्रा में आता है भैया, दलित एक्स्ट्रा में आता है। आगे के बात बता दूं तो आपको राइट साइड में दिख रहा होगा, दाहिने में, भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों की आबादी 2011 हिंदू 89.8% है, मुसलमान 14.2% है और बाकी सब इन छोटे मोटे इलाके में आते हैं। संख्या उतना ज्यादा नहीं है। इन महापुरुषों के प्रयासों और सामाजिक आर्थिक बदलावों के चलते, मैंने ऊपर जो पढ़ रहे थे ना वो जाति और राजनीति, उन्हीं में देख लो, ये जो महापुरुष हुआ करते हैं भड़काने वाले, तो इन महापुरुषों के प्रयास और सामाजिक आर्थिक बदलावों के चलते आधुनिक भारत में जाति की संरचना और जाति व्यवस्था में भारी बदलाव आया और इन्हीं लोगों की वजह से जाति व्यवस्था में इतना ज्यादा बदलाव आया है। आर्थिक विकास, शहरीकरण, साक्षरता और शिक्षा के विकास, पेशा चुनने की आजादी और गांवों में जिम्मेदारी व्यवस्था के कमजोर पड़ने से जाति व्यवस्था के पुराने स्वरूप और वर्ण व्यवस्था पर टिकी मानसिकता में बदलाव आ रहा है। यहाँ पर मैं पढ़ तो दिया लेकिन धीरे धीरे बताता हूँ, थोड़ा सा इसमें लंबा लगेगा। आपको पता होगा, आपको खैर नहीं पता होगा क्योंकि आज उतना नहीं चलता है,
पहले मैं देखता था कि घर में अगर कोई लेबर भी खाना खाने आ रहा है ना, तो उसके लिए लोग अलग थाली का इस्तेमाल करते थे। उसको वो थाली दिया जाता था जिसमें लोग चिकन बनाते हैं, उसको उस थाली में खाना दिया जाता था जिसमें बूढ़ा बूढ़ी लोग खाते हैं। मतलब हमारे घर में था, दूसरे का लोग तो बहुत आगे हैं भैया, अपने घर से बताते हैं। हम लोग तो थोड़ा धीरे धीरे बदलते बदलते घर मेरा बदल गया। आज के समुदाय में, आज के समय में हम पूरा बदल चुके हैं लोग। कैसे? 2007 की बात बताता हूँ। 2005 से बात को जानता हूँ, हर चीज को 5 से मैं एनालाइज करना जान गया हूँ, समझना चालू कर दिया हूँ। तो 5 में अगर मेरे घर में कोई जाना मजदूरा काम करेगा तो उसके लिए अलग थाली रखा जाता था, उसी में खाएगा। 2007 में भी वही हुआ। 2008 में पत्तल आ गया भैया, तो पत्तल में खाना चालू हुआ। 2009 में अगर सतुआ वगैरह खाना हो तो कटरा में दे दिया जाएगा, नहीं तो छीपा में। वो भी छीपा कौन? जिसमें घर का लोग ना खाता हो, केवल बूढ़ा बूढ़ी और बाहर के लोग खाते थे। और मैं अभी की बात बताता हूँ, 2016 की बात बताता हूँ, 16, 17, 18, 19 की बात बताता हूँ। मेरी माँ बोलती थी कि जिस थाली में हम लोग खाते हैं वो थाली नहीं देना चाहिए दूसरों को खाने के लिए। और खास करके मेरे घर जब बन रहा था, छपरा में जब घर बना मेरा, तो यहाँ पर जो मिस्त्री काम करते थे, कभी कभी उन लोगों को खाना भी मैं खिला देता था। तो जो भी यहाँ पर औरतें रहा करती थी वो बोलती थी ऐसे, माँ कि नहीं इस थाली में नहीं देना, इस थाली में नहीं देना है, दूसरे थाली में देना है। लोगों का इतना ज्यादा था कि जिस गिलास में हम पानी पीते हैं उस गिलास में दूसरा कोई पानी नहीं पी सकता है। क्यों? पहले का यह मानना होता था कि हम जिस थाली में खाते हैं बाकी कोई उस थाली में खाएगा तो थाली अशुद्ध हो जाएगा। लेकिन ये भूल जाते हैं कि वह उसी जमीन से पानी पीते हो जिस जमीन से पानी वो पीता है। तो भैया जब वहां पर छुआछूत नहीं हो रहा है तो आप काहे को छुआछूत कर रहे हो? छुआछूत के लिए तो बीमारी अबे किया है, चेचक आया, हैजा आया, ये सब तो हिले है, तो तुम काहे को छुआछूत कर रहे हो भाई? आज के जमाने में देख लो, लोग चाय पीने जो जाते हैं दुकान पे, रेहड़ी पे, आज एक ही शीशा के गिलास से कितना लोग चाय पीता है। तो काहे नहीं कोई टाई टूई करता है, चुपचाप चाय पी के वापिस आ जाता है। तो ये सब भेदभाव करना एक तरह से बहुत बड़ा गलत काम था। दुनिया में हर किसी से मोहब्बत करोगे तो तुमसे मोहब्बत करने वाले लाखों पैदा हो जाएंगे, लेकिन तुम एक से नफरत करोगे तो तुमसे नफरत करने वाले लाखों हो जाएंगे। मैंने ऐसे भी एग्जाम्पल देखे हैं कि कोई बहुत अच्छा भलाई का काम कर रहा है, तो कभी कोई उसको मारने के लिए भी आता है ना, तो किसी एक कान में पड़ जाता है कि वो उसको मारने आ रहा है, तो लोग खड़े हो जाते हैं एकदम पिलर के जैसे कि औकात है तो तुम पार करके दिखाओ, इनको मारने से पहले हमसे जूझना पड़ेगा। और मैं 100% बोलता हूँ कि वो जो लोग ये सोच कर आते हैं कि हम मार देंगे, उन लोगों की इतनी कुटाई होती है, इतनी कुटाई होती है, ना घर के होते हैं ना घाट के, ना घर के होते हैं, ना अस्पताल के, ना जेल के, डायरेक्ट घाट पर जाते हैं, मतलब मर जाते हैं, इतना मार पड़ता है। अब बुक पर आते हैं। जाति की संरचना और जाति व्यवस्था में भारी बदलाव आया। कैसे आया? जो महापुरुष थे वो बोलते थे कट्टर बनो, ए मुसलमानों तू कट्टर बन, ओए हिंदू तू कट्टर बन, तू मुसलमान है हिंदू से शादी नहीं कर सकता है, तू हिंदू है मुसलमान से शादी नहीं कर सकता है। बजरंग दल बना, क्यों बना? बजरंग दल इसलिए बना था कि हिंदू मुसलमान एक से ब्याह ना करे। उनका मेन काम भी था कि हिंदू मुसलमान विवाह को रोकना है। शिवसेना दल का भी यही काम था कि अंतर जातीय विवाह को रोकना है। जितना भी धार्मिक दल बना है उसका काम है यही है कि अंतर जातीय विवाह को रोकना है, अंतर जातीय बदलाव को रोकना है। कोई भी दल का आदमी हो गया, किसी एक आदमी को पकड़ेगा, औकात है तो सीधा समूह से लड़ना, तब उसमें सरकार आ जाएगी, गोली फायरिंग करेगी तो सब सुधर जाएगा। आर्थिक विकास, आज यही बदलाव की वजह से आई, यही आज जाति व्यवस्था जो पहले का था उसके वजह से आर्थिक विकास, कोई अमीर अमीर होते गया, गरीब गरीब होते गया। अगर समानता का भाव उस समय से रखा जाता तो आज अमीर अमीर भी होता, गरीब गरीब नहीं होता, गरीब भी एक अच्छी जिंदगी जी सकता था। अब है शहरीकरण। शहरीकरण में कौन बसते हैं? शहर में कौन बसते हैं? शहर में अमीर लोग बसते हैं, और शहर जिसका होता है गरीब लोगों का, उनको हटा दिया जाता है।
आज जिस भी शहर में आप चले जाओ, उस शहर का निवासी आज झुक के झोपड़ी में रह रहा है, छोटा घर में रह रहा है। और जो बाहर से जाकर बसा है, आलीशान बिल्डिंग बनाया है, आलीशान घर बनाकर रहता है उसमें। साक्षरता और शिक्षा का विकास। साक्षरता मतलब समझदारी और शिक्षा। आज जो अमीर थे वही पढ़े लिखे ज्यादा हैं, जो गरीब है वो पढ़े लिखे कम है। क्यों है? क्योंकि पढ़ाई को उतना ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन अब पढ़ाई को महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि जमाना अब बदल रहा है, जमाना हाईटेक हो रहा है। और जो बच्चा ये समझता है कि हम कोचिंग जाकर ही पढ़ेंगे, घर पर नहीं पढ़ सकते हैं, तो उससे बढ़कर मूर्ख, उससे बढ़कर गधा, उससे बढ़कर बोका कोई नहीं हो सकता है। जो पढ़ाई घर पे रखकर पढ़ा जा सकता है, जो पढ़ाई सेल्फ स्टडी से किया जा सकता है, वो किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं सिखाया जाता है। खुद से पढ़ो, खुद से आगे बढ़ो। हाँ, कोचिंग में जाते हो तो कुछ हद तक आपको आसान हो जाता है किसी चीज को समझना, लेकिन जब जिंदगी में कुछ आसान हो जाता है ना आपके लिए, तो जिंदगी आपकी जहन्नुम बन जाती है, जिंदगी खराब हो जाता है। पेशा चुनने की आजादी और गांवों में जिम्मेदारी व्यवस्था के कमजोर पड़ने से जाति व्यवस्था के पुराने स्वरूप और पूर्ण व्यवस्था पर टिकी मानसिकता में बदलाव आ सकता है। यहाँ पर देखो होता क्या था, गांव में जाओगे तो ही वहां पर जाति व्यवस्था आमतौर पर दिखेगा, चाहे आजादी के पहले चाहे आजादी के बाद के बाद भी। आजादी के बाद भी देख लो, 1947 के पहले भी वही हाल, 1947 के बाद भी वही हाल। पहले भी हिंदू मुसलमान एक दूसरे को फूटी आंख देख नहीं सकते थे, आज के भी हिंदू मुसलमान किसी को फूटी आंख देख नहीं सकते। सब जरूरतों के बंधे हुए हैं, सब जरूरतों के बंधे हुए हैं। और इसी जाति व्यवस्था जिम्मेदारियों की वजह से आप गांव में देखोगे, अपने गांव क्षेत्र में जाकर देखोगे तो जाति व्यवस्था पुराना स्वरूप और पूर्ण व्यवस्था पर टिकी मानसिकता जो है अभी भी चल रही है, लेकिन धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, इसमें बदलाव चल रहा है। शहरी इलाकों में तो अब ज्यादातर इस बात का कोई हिसाब नहीं रखा जाता है। शहरी इलाके में देख लो तो कोई नहीं अब इतना कुछ सोचता नहीं है कि कोई क्या है क्या नहीं है, कौन जाति का है, कौन धर्म का है, कौन क्या है, अब कोई उतना सोचता नहीं है। अभी मैं आपको एक लाइव डेमो बताता हूँ, अपने जिंदगी का अपना एग्जाम्पल बताता हूँ, दूसरे का मैं नहीं बताता। किसका नहीं बताता? दूसरे का मैं नहीं बताता हूँ। एक मिनट, ये मैं कैंसिल कर दूं जरा। हाँ, एक मेरा दोस्त है, उनका नाम मैं शायद भुला रहा हूँ, नीरज नाम है। मतलब वो दलित समुदाय से आते हैं, इस समुदाय से, दलित समुदाय मतलब अनुसूचित जाति से वो आते हैं। एक बार हमारी बात हो रही थी उनसे टेलीफोन पे, तो मैंने पूछा कि आप किस कास्ट से हैं, आप कौन सी जाति से हैं? तो वो बताने में हिचकिचा गया कि अगर ये दोस्त को मालूम चलेगा हम कि निचले जाति के हैं तो ये हमसे नहीं बात करेगा। तो हमने एक ही लाइन बोला था कि दोस्त याद रखना, मैं उस मानसिकता से आते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कौन से जाति के हो, आप कौन से जाति के हो और कौन से जाति के नहीं हो। आप बेझिझक बोलो यार, जितना इज्जत आज है आपके लिए मेरे नजरों में, उतना ही इज्जत आगे भी रहेगी मेरे नजरों में आपके लिए। तो ऐसा भाव रखना पड़ता है भैया अपने पास, तभी दुनिया को बदल सकते हो, तभी इंसानियत को बदल सकते हो, नहीं तो आप भी वही बोकों के, गधों के श्रेणी में चलते चले जाओगे और मर जाओगे। जिंदगी में मौत किसके लिए आनी चाहिए? मौत आने से सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, लोग अकेले में तो खुद मर जाते हैं। मौत ऐसी हो कि देश दुनिया याद रखे कि एक आदमी था, आपसे मिलने के लिए हजारों लोग वहां पर आ जाए, मौत ऐसी होनी चाहिए। और जिंदगी में घमंड करना है तो अपने मौत पर घमंड करना, बाकी किसी भी चीज पर मत करना। आगे देखिए कि ट्रेन या बस में आपके साथ कौन बैठा है, या रेस्तरां मतलब रेस्टोरेंट में आपकी मेज पर बैठकर खाना खा रहे आदमी की जाति क्या है। पहले की मैं बताता हूँ कि ट्रेन में भी जब बड़े जाति के लोग चलते थे तो छोटे जातियों के बैठने का वहां पर हिम्मत नहीं हुआ करता था, बैठोगे तो मारेगा सब। बस में भी वही हाल था, जिस बस में बड़ा जाति का लोग बैठ जावे
तो उस साइड में आप बैठ नहीं सकते, आगे बड़ा जाति का लोग बैठेगा तो पीछे छोटा जाति का लोग बैठता था। ये भेदभाव था। रेस्टोरेंट में देखा जाता था कि बड़े जाति के लोग जिस टेबल पर बैठ के खाते थे, होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले उस टेबल पर एक भिखार को बैठाना नहीं चाहते थे। अरे होटले में नहीं घुसने देते थे भैया। दूसरा बात तो अलग है, जो घुसने लायक भी है उसको बोलते थे तुम उधर बैठ, उधर, इधर नहीं। जो उजले लोग थे पहले काले लोग को देख नहीं सकते थे। हिंदुस्तान की बात बताता हूँ, दूसरे के देश का बात तो अलग हो गया। हिंदुस्तान में भी उजले लोग काले लोगों को आंखें फूटे देख नहीं सकते थे। कब? आज से 25 साल पहले। लेकिन आज सब बराबर हो गया है। आज सब एक जैसे, शहर में जाओगे सब चीज एक जैसा दिखता है। भेदभाव खत्म, भेदभाव सब खत्म हो गया है। अब संविधान में किसी भी तरह के जातिगत भेदभाव का निषेध किया गया है। संविधान देखोगे तो किसी भी जातिगत भेदभाव को वहां पर रखा ही नहीं गया है, सब चीज को हटा दिया गया है और बोला गया है जातिगत भेदभाव एक निषेध, मतलब मना ही है, मना है। संविधान ने जाति व्यवस्था से पैदा हुई असमानता को समाप्त करने वाली नीतियों के आधार पर तय किया है। अगर 100 साल पहले का कोई व्यक्ति एक बार फिर भारत लौट कर आए तो 100 साल बाद अगर कोई व्यक्ति भारत लौट के आता है तो बोलेगा, यहाँ हुए बदलावों को देखकर हैरान हो जाएगा कि अरे मैं अपने ही देश में हूँ क्या? लग तो नहीं रहा कि मैं अपने देश में हूँ। तो ऐसे आश्चर्यचकित लोग हो जाया करते हैं। बहरहाल समकालीन भारत में, अभी के भारत में देख लो तो समकालीन भारत में जाति प्रथा और विदा नहीं हुई है। आज भी जाति प्रथा विदा मतलब पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। जाति व्यवस्था के कुछ पुराने पहलू अभी भी बरकरार हैं। अभी भी ज्यादातर लोग अपनी जाति या कबीले में ही शादी करते हैं। बहुत सारे लोग हैं कि अपने जाति में ही ब्याह करते हैं। जैसे मैं राजपूत है तो राजपूत में ब्याह करेंगे, हिंदू है तो हिंदू में ब्याह होगा, भुंजार है, यादव है, कोई भी है तो उसी में ब्याह करेंगे। मुसलमानों का भी वही हाल है कि हम जिस जाति के हैं उसी में विवाह करेंगे। लेकिन ये वो लव मैरिज, ऐसा मैरिज हो जा रहा है, एक सिंदूर लगाने से लव मैरिज। वाह भाई वाह, मंत्रों का जमाना चला गया भैया, संस्कृति छोड़ो, सिंदूर लगाओ, मंगलसूत्र डालो, विवाह हो गया। तो वैसा चलता है, अब सब चलने लगा है। अब अंतर जातीय विवाह कुछ हद तक आगे बढ़ा है। प्यार मोहब्बत जिंदाबाद है भैया। प्यार मोहब्बत में तो किसी लड़की से प्यार हो जाए तो पारी भी हुस्न की परी दिखने लगती है। और प्यार में तो पारा चाहे पारी हो, वो भी एक तरह से सुनहरा मुर्गी दिखने लगता है सब। तो ये अलग बात हो जाती है। अभी भी ज्यादातर लोग अपनी जाति या कबीले में, ज्यादातर लोग अपनी जाति और कबीले में ही शादी करते हैं। स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान के बावजूद छुआछूत की प्रथा अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। अभी भी देखोगे संवैधानिक प्रावधानों के बाद भी, उसके बावजूद भी छुआछूत प्रथा अभी भी खत्म नहीं हुआ है। छुआछूत प्रथा में आज भी है। अब तो बीमारी चल रहा है भैया, लेकिन आज भी जो पुराने मानसिकता के लोग हैं आज भी अपना लोटा लेकर जाते हैं जहां पर कहीं भी जाएंगे। पुराने ब्राह्मण लोग होते हैं, ये लोग आज लोटिया लेकर जाते थे, आज भी लोग लोटा लोटी लेकर जाते हैं कि हम इसी लोटा लोटी में खाना पीना खाएंगे, इसी थाली में खाना खाएंगे, तुम्हारे थाली में खाना हम नहीं खाएंगे। हमारे गांव में, हमारे घर में आते हैं कुल गुरु हैं, गुरु गोसाई। क्या नाम है? गुरु गोसाई उनको हम लोग बोलते हैं, नाम उनका है लेकिन हम लोग गुरु गोसाई उनको बोलते हैं। तो वो अपना छोटा सा गिलास लेकर आते हैं, पानी उसी में डालकर पीते थे, लेकिन अब दूसरे के भी गिलास से पानी पी लेते हैं। पहले कल का पानी पीते थे, आज बाबा एकदम हाईटेक हो गए भैया, डिजिटल हो गए हैं, आज आरओ का पानी पीते हैं। हम पूछेंगे ना, बाबा आरओ के पानी पियाओ कि कल के पानी पियाओ? कल मतलब चापाकल, तो बोलते हैं चापाकल छोड़ा आरओ के बाटे तो आरओ कहीं पिया दो। मतलब आरओ के पानी मिल सकता है तो आरओ का ही पिला दो भैया, आरओ का ही पिला दो, कल का छोड़ो। तो ये आज भी है। हमारे बाबा जो थे, हमारे दादा, वो कभी भी शादी विवाह में जाएंगे तो लोटा लेकर जाया करते थे। क्या चीज लेकर? लोटा लेकर जाया करते थे कि हम इसी लोटा में पानी पियेंगे, और अपना थरिया लेकर नहीं जाते थे, ऑकवर्ड लगता था, थोड़ा अच्छा नहीं लगता था।
तो उसी लोटा में पानी पीते थे, उसी लोटा को बाथरूम लेकर जाते थे और उसी लोटा को मज मज कर रोज रखते थे, पानी पीते थे। ये पुराने लोग ऐसे ही करते थे। हमारे बाबा हमारे दादा तरस जाया करते थे अपने पोता पोती के विवाह में बारात में जाने के लिए, तिलक में जाने के लिए उनको नहीं लेकर जाया जाता था। क्यों? क्योंकि एक बार हमारे घर में एक बड़ी दीदी का शादी हुआ था, तो हमारे घर से 1.5 किलोमीटर का रास्ता है, वहां पर उनको लेकर जाया गया था तिलक में। और जब वहां से वापस आए तो उनका तबीयत खराब हो गया, इसी वजह से उनको अब लोग लेकर नहीं जाया करते हैं। लेकिन हम बोलते थे कि उनको लेकर जाना चाहिए, एक बड़ बुजुर्ग को होना चाहिए शादी विवाह में जब साथ चल रहे हैं तब। लेकिन आशा करता हूं कि कभी ना कभी तो उनको लेकर जाया ही जाता था। नहीं, मेरे देख रेख में हुआ नहीं है कि कभी उनको लेकर लोग गया हो। कभी कभी तो मैं सुनता था कि वो सुबह सुबह उठकर ट्रेन पकड़ के चले जाएंगे कहाँ पे, हमारी छोटी वाली फुआ के घर, आएंगे 1 सप्ताह बाद। हम लोगों को मालूम ही नहीं चलता था वो कहाँ गए, बाद में मालूम चलता था कि यहाँ पर गए हैं। फोन आता था, पहले मेरे घर पे टेलीफोन हुआ करता था, उस पर फोन आता था, तो वहां से मालूम चलता था अच्छा यहाँ पर गए हैं। तो ऐसा सब बात था पहले का। तो छुआछूत खत्म करना चाहिए। जाति व्यवस्था के अंतर्गत शादियों से कुछ समाजों को लाभ की स्थिति में तो कुछ समाजों को दबा कर रखा गया है। अब देखो यहाँ पर जाति व्यवस्था का लाभ भी है, बहुत ज्यादा लाभ है, लाभ कुछ कम नहीं बहुत ज्यादा बोल सकते हैं। कैसे में? अंतर्राष्ट्रीय शादी अगर होता है तो इसका लाभ है, बहुत ज्यादा लाभ है, लेकिन इसको दबा कर रखा गया है, लोग करने नहीं देते हैं। क्यों? मैं जब बोलता था ना कि मैं अपने धर्म में नहीं दूसरे धर्म में विवाह करूंगा, तो हमारे पता है हमारे रिलेशन की जो लड़कियां हुआ करती थी वो क्या बोलती हैं, अच्छा लोग हुआ करते थे वो क्या बोलते हैं, वो बोलते क्या है, हाँ सरकार से 1.5 लाख रुपया लेना है ना, 1 लाख रुपया लेना है, इसलिए तुम सब अंतर्राष्ट्रीय विवाह करोगे, अंतरजातीय विवाह करोगे। और एक तो पहला बात है कि हम लोग क्लास में बोलते थे प्लीज ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर। अरे भैया ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर, पूरा हिंदुस्तान का लोग हमारा भाई बहन हुआ, तो शादी का भाई बहन से करोगे। इसीलिए मैं कभी भी स्कूल में प्लेज नहीं बोला हूं, बहिष्कार कर देते हैं, नहीं करेंगे इसको, काम खत्म। किसी का दिमाग था तो करवा कर दिखा देवे। तो ऐसे डरवा धमका कर नहीं रखना चाहिए। अगर अंतरजातीय विवाह होना चालू हो जाए तो इसका प्रभाव शादियों बाद आज तक नजर आता। अगर ये चालू होता ना तो आज तक पूरा समुदाय एक हो गया रहता। जिन जातियों में पहले से ही पढ़ाई लिखाई का चलन मौजूद था, जो भी जाति व्यवस्था में रहने वाले पहले से पढ़े हुए लोग थे, शिक्षित थे, और जिनकी शिक्षा पर पकड़ थी, जो पढ़ाई लिखाई करते थे, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में भी उन्हीं का बोलबाला था और उन्हीं का बोलबाला है भी। आज आधुनिक शिक्षा जो भी होता है आज उन्हीं के श्रेणी से आगे बढ़ता है। आपको याद होगा गदर एक प्रेम कहानी, गदर एक प्रेम कहानी सही कहानी है, सच्ची कहानी है। आप उसमें देख लो तो एक मुसलमान लड़की एक पंजाबी सिख से विवाह करती है। किससे विवाह करती है? सिख से विवाह करती है। देखो मजबूरी में विवाह नहीं हुआ है। आप गदर एक प्रेम कहानी देखोगे तो मजबूरी नहीं था, उनको विवाह प्रेम हो गया विवाह कर लिए। और विवाह क्या यार, लोगों से बचाने के लिए उनको विवाह करना पड़ा, अलग बात है, लेकिन मोहब्बत हो गई तो ये तो मिल गए ना एक दूसरे से। जिन जातियों को पहले शिक्षा से वंचित रखा जाता था उनके सदस्य अभी भी स्वाभाविक तौर पर पिछड़े हुए हैं। जिन लोगों को जाति व्यवस्था से वंचित रखा गया था, जाति व्यवस्था की वजह से उनको शिक्षा नहीं मिलती थी, पढ़ने नहीं दिया जाता था, वो लोग आज अभी भी पिछड़े हैं। जैसे मैं अपने समुदाय की मैं बात बता दूं, अपने गांव में कुछ समुदाय है मेरे, उनको लोगों को पढ़ने की इच्छा ही नहीं थी ना, लेकिन फिर बाद में सरकार के वजह से सरकार प्रोत्साहन देना चालू की तो लोग पढ़ना चालू किए, पढ़ना चालू किए। यही कारण है कि शहरी मध्य वर्ग में अगड़ी जाति मतलब क्या होता है? अगड़ी जाति के लोगों का अनुपात असामान्य रूप से काफी ज्यादा है। अगड़ी जाति मतलब क्या हो जाता है? मतलब जिनको अलग जाति से रखा जाता हो, मतलब उनका श्रेणी समाज ही अलग हो जाता हो, तो उनका तादाद अभी भी
अनुपात सामान्यतः रूप से काफी ज्यादा है। मतलब मध्य वर्गीय में देख लो, ऐसे बहुत सारे परिवार मिल जाएंगे जिनको शिक्षा से वंचित रखा गया है। लेकिन अब धीरे धीरे समाज बदल रहा है, लोग शिक्षा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, शिक्षा को बढ़ चढ़ मतलब बहुत ज्यादा बढ़ोतरी दे रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं। और पढ़कर क्या करेंगे ये किसी को पता नहीं है, लेकिन लोग पढ़ रहे हैं। जाति और आर्थिक हैसियत में काफी निकट, जाति और आर्थिक हैसियत में काफी निकट का संबंध है। जैसे में आप देखोगे, जाति में भी सबको मिल रहा है, आर्थिक हैसियत भी सबकी सुधर रही है। ये दोनों भी हर तरीके से हर किसी को मिल रहा है, दोनों का संबंध जाति और आर्थिक संबंध बढ़ रहा है। जातिगत असमानताएं शीर्षक बॉक्स, ये देखो जातिगत असमानताएं यहाँ पर दिया गया है। कैसे, ये देख लो, मुझे अपनी जाति की परवाह नहीं रहती, हम पाठ्यपुस्तक में इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। जब जाति का हमको कोई लेना देना नहीं तो इस पुस्तक पर चर्चा क्यों? क्या हम जाति पर चर्चा करके जातिवाद को बढ़ावा नहीं दे सकते? नहीं, अगर आप जातिवाद के बारे में पढ़ोगे तो आप कभी भी जिंदगी में जातिवाद पर नहीं टिकोगे, जातिवाद नहीं करोगे। यहाँ पर देखो, अब तुम्हें यह पसंद नहीं आ रहा है, क्या तुम्ही ने नहीं कहा, यह बात तुम्ही ने नहीं कहा। यहाँ पर लिखा गया है, क्या तुम्हें यह पसंद नहीं आ रहा है, क्या तुम्ही ने नहीं कहा, मतलब केवल तुमने ही नहीं कहा कि जहां भी प्रस्तुत या वर्चस्व की बात आएगी, जहां पर भी वर्चस्व होगा, हमें राजनीति विज्ञान में उनकी चर्चा करनी पड़ेगी। जिनका भंडार ज्यादा होगा, क्या हमारे चुप रहने से जाति व्यवस्था समाप्त हो जाएंगे? क्या हम चुप रहेंगे तो जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी? नहीं होगी। अगर हम आवाज उठाते हैं तो जाति व्यवस्था खत्म होने का करार पा सकता है। अगर हम चले ही नहीं, आवाज ही नहीं उठाएंगे, तो हमें ये बोलने का अधिकार भी नहीं होता है कि जाति व्यवस्था गलत होता है। अगले भाग में हम पढ़ेंगे राजनीति में जाति कैसे लोग जोड़ते हैं, इसके बारे में। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको ये कैसा लगा, और आपको जो भी सलाह सुझाव देना है आप बेझिझक दे सकते हैं। और हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो indrajitstudypoint@gmail.com, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मेल मिल जाएगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। आपको पर्सनल नंबर दे दिया जाएगा।